जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQ सीरीज ऑन LTC रूल्स का आप यह पार्ट 2 देख रहे हैं और इस पार्ट में भी मैं आपसे LTC रूल्स से कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इस वीडियो में मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो कि आजकल के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो लेसन आपके लिए तैयार किया है। और इस वीडियो लेसन के जरिए आप तैयारी भी कर सकते हैं और चाहे तो आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर बताने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिखकर यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और उसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जो नीचे दिए गए विकल्प है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो नॉट ट्रू ऑप्शन बताना है। तो इसे जानने से पहले एक बार फटाफट सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, द फर्स्ट 4 ईयर ब्लॉक वाज 1974 टू 1977। फर्स्ट 4 ईयर्स ब्लॉक 1974 से लेकर 1977 तक का था। ऑप्शन बी, द 2 ईयर ब्लॉक बिगिंस विद 1956 1957। फर्स्ट 2 ईयर्स ब्लॉक की शुरुआत 1956-57 से हुई। ऑप्शन सी, द करंट 4 ईयर ब्लॉक की 2022 टू 2025। जो करंट 4 ईयर्स का ब्लॉक है यह 2022 से लेकर 2025 तक का है। ऑप्शन डी, द करंट 2 ईयर ब्लॉक की 2023 टू 2024। जो करंट 2 ईयर्स का ब्लॉक है यह 2023 से लेकर 2024 तक का है। तो जानते हैं कि इसका नो ट्रू ऑप्शन कौन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसका नो ट्रू ऑप्शन है डी, क्योंकि जो करंट 2 ईयर्स ब्लॉक है यह 2022-23 का है। क्वेश्चन नंबर 2, a fresh recruit joined service on 31st December 2022. Which one of the following is not correct regarding his LTC entitlement? कोई फ्रेश रिक्रूट 31 दिसंबर 2022 को नौकरी ज्वाइन किया हो तो उसके LTC एंटाइटलमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें नोट करेक्ट ऑप्शन पता करना है, तो इसे जानने से पहले एक बार फटाफट सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, विल बी एलिजिबल फॉर LTC ऑन 31st दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 को LTC के लिए पात्र होंगे। ऑप्शन बी, हिज फर्स्ट अकेजन ऑफ LTC विल एंड ऑन 31st दिसंबर 2023। उनका जो फर्स्ट LTC है तो फर्स्ट LTC 31/12/2023 को लैप्स कर जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी, ही विल हैव ओनली 7 मोर अकेजन्स ऑफ LTC टिल 31st दिसंबर 2030। 31/12/2030 तक सिर्फ 7 LTC ले पाएंगे। ऑप्शन डी, मे एवेल 2 LTC in 2 years block of 2030-31, one as fresh recruits and other as normal LTC। 2030-31 के 2 ईयर्स ब्लॉक में 2 LTC ले सकते हैं, एक फ्रेश रिक्रूट के रूप में और दूसरा नॉर्मल LTC के रूप में। तो आइए जानते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, नोट करेक्ट है। तो दोस्तों इसका जो नोट करेक्ट ऑप्शन है यह नोट करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि 2030-31 में जो फ्रेश रिक्रूट है तो उनका 8 ईयर पूरा हो रहा है 2030 में, तो 2030 में ऑल इंडिया LTC ले सकते हैं। इसीलिए 2030 और 31 का जो फर्स्ट 2 ईयर्स ब्लॉक है उसमें अब दूसरा कोई LTC नहीं ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, an official was appointed on contract basis on 5th March 2020. His contract was for a duration of 1 year and later extended to 3 years. Which of the following option is correct with regard to his eligibility for LTC? किसी ऑफिशियल की नियुक्ति 5 मार्च
20 को की गई और शुरुआती जो कॉन्ट्रैक्ट था 1 वर्ष का था, यानी कि 1 ईयर ड्यूरेशन का था, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। तो एलटीसी के लिए पात्रता के संबंध में जो निम्नलिखित ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है, यानी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ही विल बी एलिजिबल फॉर एलटीसी ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर्स कॉन्टिन्यूअस सर्विस। 1 वर्ष की लगातार सेवा पूरा करने के बाद एलटीसी के लिए पात्र होंगे। ऑप्शन बी, एक्सटेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट कांट बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी एक्सटेंशन पर विचार नहीं किया जाएगा एलटीसी के लिए। ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एलटीसी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल है वो एलटीसी के लिए पात्र नहीं होते। ऑप्शन डी, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर एलटीसी, यानी कि एलटीसी की पात्रता के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल भी 1 वर्ष की लगातार सेवा पूरा करने के बाद एलटीसी के लिए एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ होता क्या है इसे भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। अगर कॉन्ट्रैक्ट 2 इयर्स का होगा तो होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट 4 इयर्स का होगा तो फिर ऑल इंडिया एलटीसी भी ले सकते हैं, यानी कि 2 इयर्स ब्लॉक का फायदा दिया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल भी एलटीसी के लिए हकदार होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट विशिंग टू विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख बाय एयर वाइल एवलिंग ऑल इंडिया एलटीसी। कोई भी नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अगर ऑल इंडिया एलटीसी लेकर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार या फिर लद्दाख की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहता है तो नीचे दिए गए जो रिक्वायरमेंट है तो इसमें से कौन सा रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो इसे जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू बुक देयर एयर टिकट थ्रू ओनली द 3 एटीएज, जो 3 ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट्स हैं तो उनसे हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करवाना। ऑप्शन बी, टू अप्लाई फॉर एलटीसी एडवांस विद रेफरेंस टू रेल बस फेयर, रेल बस फेयर के रेफरेंस में एलटीसी एडवांस के लिए अप्लाई करना। ऑप्शन सी, टू ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग टू द प्लेस ऑफ विजिट, डायरेक्टली हेडक्वार्टर या फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग से प्लेस ऑफ विजिट तक की यात्रा करना बाय एयर। ऑप्शन डी, टू ट्रेवल बाय एयर इकोनॉमी क्लास बाय एनी एयरलाइंस, किसी भी एयरलाइन से इकोनॉमी क्लास में यात्रा करना। तो ये जो चारों रिक्वायरमेंट है तो इसमें से कौन सा रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है। तो आइए जानते हैं सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन जो सी है ये मैंडेटरी नहीं है, बल्कि टिकट बुक करवाना ऑथोराइज ट्रैवल एजेंट से ये भी बिल्कुल ही मैंडेटरी है। रेल बस फेयर के रेफरेंस में एलटीसी एडवांस के लिए अप्लाई करना ये भी सही है। और किसी भी एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करना होगा, ट्रैवल करना होगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट नहीं है एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली, एलटीसी पर्पज से निम्नलिखित में से किसे परिवार का सदस्य नहीं माना जाता। तो सही आंसर जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, मैरिड डॉटर्स हु हैव बीन डिवोर्स्ड एंड होली डिपेंडेंट, शादीशुदा पुत्री जिनका तलाक हो चुका हो और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हो। स्टेप मदर रिजाइडिंग विद एंड होल्डी डिपेंडेंट, सौतेली माँ सरकारी कर्मचारी के साथ रहता हो और उन पर पूरी तरह से निर्भर हो। ऑप्शन सी, फादर इन लॉ ऑब्लिक मदर इन लॉ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी के सास या फिर ससुर। ऑप्शन डी, अनमैरिड माइनर ब्रदर्स
residing with and wholly dependent on the government servant and whose parents are not alive। अविवाहित नाबालिग भाई जो कि सरकारी कर्मचारी के साथ रहता हो और उन पर पूरी तरह से आश्रित भी हो, और सरकारी कर्मचारी के जो माता पिता है वो जीवित नहीं हो। तो अब ये बताना है कि किसे फैमिली का सदस्य नहीं माना जाता एलटीसी पर्पज से। तो आइए जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि फादर इन लॉ मदर इन लॉ को एलटीसी पर्पज से सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य नहीं माना जाता। लेकिन ए, बी और डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। इसे अच्छे से याद कर ले कि कई बार एग्जाम में इसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, When government servants are required to declare their respective hometowns, कब सरकारी कर्मचारी को अपना होम टाउन डिक्लेयर करना होता है। और इसके लिए भी 4 ऑप्शन नीचे देख सकते हैं और इसमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन जानने से पहले एक बार चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, नौकरी ज्वाइन करते समय। ऑप्शन बी, विद इन 1 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, नौकरी ज्वाइन करने के 1 महीना के भीतर। ऑप्शन सी, विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने के भीतर। ऑप्शन डी, एट एनी टाइम बिफोर एवलिंग एलटीसी, एलटीसी लेने से पहले कभी भी। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि सरकारी कर्मचारी को नौकरी ज्वाइन करते समय होम टाउन डिक्लेरेशन देना होता है। दे आर रिक्वायर्ड टू गिव डिक्लेरेशन ऑफ देयर होम टाउन। क्वेश्चन नंबर 7, when there is no public transport available, what is the maximum limit of distance in km on both sides reimbursable to a government servant for a particular stage of journey during LTC covered by private personal transport based on his self certification। जब कोई भी सरकारी कर्मचारी एलटीसी पर यात्रा करता है और यात्रा करते समय किसी जगह पर अगर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है और इस कारण से सरकारी कर्मचारी को प्राइवेट या फिर पर्सनल ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना पड़ता है, तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर अधिकतम कितनी दूरी तक का किराया दोनों साइड मिलाकर प्राइवेट या फिर पर्सनल ट्रांसपोर्ट का क्लेम कर सकता है। और नीचे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, ए 200 km, बी 300 km, सी 75 km और डी 100 km। तो ये बताना है कि अधिकतम कितनी दूरी तक का किराया दोनों साइड मिलाकर सरकारी कर्मचारी क्लेम कर सकता है। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है 200, यानी कि जो इनिशियली जो लेटर दिया गया था उसमें 100 km की बात की गई थी और बाद में जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि 100 km वन साइड और फिर रिटर्न टाइम में भी 100 km का जो प्राइवेट या फिर पर्सनल ट्रांसपोर्ट से किराया है वो सरकारी कर्मचारी को मिलेगा। तो दोनों साइड मिलाकर 200 km का क्लेम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, A government servant has availed 10 days EL encashment on 4 occasions. He has 45 days EL at his credit. Which of the following statements are correct? कोई भी सरकारी कर्मचारी 4 बार 10-10 दिन की EL encashment लेता है LTC के साथ। अब उसके EL अकाउंट में 45 दिन का EL बचा हुआ है। तो निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसे बताने से पहले एक बार सभी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ही कैन इनकैश अप टू 20 मोर डेज इन हिज एंटायर कैरियर, यानी कि ऐसे सरकारी कर्मचारी अब पूरे सेवा काल के दौरान 20 दिन तक की ईएल इनकैशमेंट ले सकता है। ऑप्शन बी, ही कैन इनकैश ओनली 15 डेज टिल ही नेक्स्ट क्रेडिट ऑफ ईएल, अगले ईएल क्रेडिट होने तक सिर्फ 15 दिन की ईएल इनकैशमेंट ले सकता है। ऑप्शन सी, द ईएल इनकैश विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज लीव अकाउंट, यानी कि जो ईएल इनकैशमेंट लेता है उसे ईएल अकाउंट से घटा लिया जाएगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। तो आइए जानते हैं फटाफट इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये डी है, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही है।
अब इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी एलटीसी के साथ अधिकतम 60 दिन तक की ईएल इनकैशमेंट पूरे सर्विस कैरियर में ले सकता है, लेकिन एलटीसी पर जाते समय ईएल इनकैशमेंट प्लस जो लीव लेता है तो दोनों को लेने के बाद कम से कम ईएल अकाउंट में 30 दिन का ईएल बचा होना चाहिए। तो ये है ईएल इनकैशमेंट से संबंधित नियम। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following option is correct with regard to booking and cancellation of air tickets for LTC by entitled officer? entitled officer के द्वारा एलटीसी पर हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करने या फिर कैंसिल करने के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन पता करना है। तो करेक्ट ऑप्शन पता करने के लिए पहले सभी स्टेटमेंट को देखना होगा। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर जानेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, एम्प्लॉय शुड बुक फ्लाइट टिकट्स एट लीस्ट 21 डेज प्रायर टू द इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल ऑन एलटीसी। कर्मचारी को एलटीसी पर हवाई यात्रा करने की तिथि से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करवाना चाहिए। स्टेटमेंट सेकंड, cancellations made less than 24 hours before intended travel on LTC will require the submission of self-declared justification by the employee। अगर कर्मचारी यात्रा से 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करते हैं तो इसके लिए कर्मचारी को सेल्फ डिक्लेयर्ड जस्टिफिकेशन देना होगा। स्टेटमेंट थर्ड, एम्प्लॉय शुड बुक ओनली 1 टिकट फॉर ईच लेग ऑफ इंटेंडेड ट्रैवल ऑन एलटीसी। कर्मचारी को एक साइड के लिए यानी कि एलटीसी पर हवाई यात्रा के लिए एक साइड के लिए एक ही टिकट बुक करवाना चाहिए। स्टेटमेंट 4, होल्डिंग ऑफ मोर देन 1 टिकट में बी अलाउड इन इमरजेंट सर्कमस्टेंसेज। कर्मचारी इमरजेंट सर्कमस्टेंसेज में यानी कि विशेष परिस्थिति में एक साइड की यात्रा के लिए यानी कि एलटीसी पर एक साइड की यात्रा के लिए एक से ज्यादा टिकट बुक करवा सकते हैं। तो अब यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा है कि जो पेयरिंग किया गया है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड थर्ड फोर्थ, सी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड एंड डी नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन है, इसमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, लेकिन फोर्थ सही नहीं है कि विशेष परिस्थिति में भी एलटीसी पर यात्रा करने के लिए एक साइड के लिए एक से ज्यादा टिकट कर्मचारी नहीं बुक करवा सकते। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following rules of LTC determines whether claim will be allowed or forfeited? निम्नलिखित में से एलटीसी का कौन सा नियम यह डिटरमाइन करता है कि क्लेम अलाउ होगा या फिर फॉरफिट होगा? तो पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए रूल 13, ऑप्शन बी रूल 14, ऑप्शन सी रूल 15 एंड ऑप्शन डी रूल 16। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि रूल 14 यह डिटरमाइन करता है कि क्लेम अलाउ होगा या फिर फॉरफिट होगा। क्वेश्चन 11, फेयर ऑफ एन escort accompanying a handicapped employee proceeding on LTC is reimbursable if। दिव्यांग सरकारी कर्मचारी एलटीसी पर यात्रा करते समय अपने साथ अगर किसी स्कॉट को ले जाता है तो स्कॉट का भी भाड़ा दिव्यांग सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। अगर तो नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से राइट ऑप्शन पता करना है। तो राइट ऑप्शन जानने से पहले एक बार चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी निसेसिएट्स एन एस्कॉर्ट। जो दिव्यांग सरकारी कर्मचारी है उसका फिजिकल डिसेबिलिटी इस तरह का है कि साथ में एक एस्कॉर्ट का होना जरूरी है। ऑप्शन बी, एम्प्लॉई डजंट हैव एन एडल्ट फैमिली मेंबर। जो दिव्यांग सरकारी कर्मचारी है उसके परिवार में कोई भी एडल्ट फैमिली मेंबर नहीं है। ऑप्शन सी, प्रायर अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज ऑब्टेन्ड।
और दिव्यांग सरकारी कर्मचारी ने पहले ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट की अनुमति ले ली है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन ये जो ए बी सी, ये जो तीन कंडीशन यहाँ पर है, तीनों कंडीशन को पूरा करना है। जब तक ये तीनों कंडीशन पूरा नहीं होता तब तक दिव्यांग सरकारी कर्मचारी को स्कॉट का फेयर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर LTC claim which of the following is required to be submitted by the employee। LTC क्लेम के लिए सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित में से क्या सबमिट करना होता है, क्या सबमिट करना जरूरी होता है। और इसके लिए 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है और इसमें से राइट ऑप्शन पता करना है। तो राइट ऑप्शन जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ए ओरिजिनल रेलवे टिकट्स, बी कॉपी ऑफ रेलवे टिकट्स, सी टिकट नंबर एंड PNR नंबर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है टिकट नंबर एंड PNR नंबर। वैसे यह कंफ्यूजिंग है। टिकट नंबर एंड PNR नंबर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन सरकारी कर्मचारी के पास अगर रेलवे टिकट की कॉपी है तो उसे भी सबमिट कर सकता है। अगर ओरिजिनल रेलवे टिकट है, यानी कि अगर रेलवे ने उसे कलेक्ट नहीं कर लिया है, सरकारी कर्मचारी से नहीं ले लिया गया है, जो कि आजकल जनरली ओरिजिनल टिकट सरकारी कर्मचारी से नहीं लिया जाता है, तो इसे भी सबमिट कर सकता है। लेकिन एग्जाम पर्पज से जब पूछता है तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि LTC क्लेम के साथ सरकारी कर्मचारी को टिकट नंबर और PNR नंबर देना होता है। लेकिन बाकी जो है ऑप्शन ए और बी में जो है इसे भी दे सकते हैं, लेकिन यह मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइम्स कैन होम टाउन बी चेंज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। कोई भी सरकारी कर्मचारी पूरे सेवा काल के दौरान कितनी बार होम टाउन चेंज कर सकता है, यानी कि होम टाउन चेंज डिक्लेरेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से राइट ऑप्शन पता करना है। तो राइट ऑप्शन जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए थ्राइस 3 बार, ऑप्शन बी वंस 1 बार, ऑप्शन सी ट्वाइस 2 बार, ऑप्शन डी 4 टाइम्स 4 बार। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वंस, यानी कि LTC पर्पज से सिर्फ एक बार पूरे सर्विस कैरियर में होम टाउन चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और एक ही बार इसे ग्रांट किया जा सकता है पूरे सर्विस कैरियर में। क्वेश्चन नंबर 14, when a government servant stays away from his headquarters and avail LTC from his place of residence, his reimbursement will be restricted to। कोई सरकारी कर्मचारी हेडक्वार्टर या फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग से दूर कहीं और होता है और LTC अपने रेजिडेंस से अवेल करता है, यानी कि जहां पर रहता है वहां से LTC की यात्रा करता है, तो इस केस में रिम्बर्समेंट किस हिसाब से मिलेगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। नीचे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें से राइट ऑप्शन पता करना है। तो राइट ऑप्शन जानने से पहले, राइट आंसर जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ए प्लेस ऑफ विजिट टू हेडक्वार्टर्स, यानी कि जिस जगह की यात्रा की हो वहां से हेडक्वार्टर तक का रिम्बर्समेंट मिलेगा। बी हेडक्वार्टर्स टू होम टाउन प्लेस ऑफ विजिट, हेडक्वार्टर से होम टाउन या फिर प्लेस ऑफ विजिट तक की जो दूरी होगी उसके हिसाब से रिम्बर्समेंट मिलेगा। ऑप्शन सी होम टाउन टू प्लेस ऑफ विजिट, होम टाउन से प्लेस ऑफ विजिट तक की दूरी के हिसाब से रिम्बर्समेंट मिलेगा। ऑप्शन डी रेजिडेंस टू प्लेस ऑफ विजिट, रेजिडेंस से लेकर प्लेस ऑफ विजिट तक की दूरी के हिसाब से रिम्बर्समेंट मिलेगा। तो अब ये पता करना है इसमें राइट ऑप्शन क्या है। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि यात्रा प्लेस ऑफ रेजिडेंस से भी कोई सरकारी कर्मचारी कर सकता है, लेकिन रिम्बर्समेंट का जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो हेडक्वार्टर से होम टाउन या फिर प्लेस ऑफ विजिट, अगर ऑल इंडिया LTC है तो जिस जगह को विजिट किया है तो वहां से जो हेडक्वार्टर की दूरी होगी तो उसी के हिसाब से रिम्बर्समेंट सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। क्वेश्चन 15,
हु इज सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर एलटीसी एडवांस? कौन से अथॉरिटी एलटीसी एडवांस सैंक्शन कर सकते हैं, एलटीसी एडवांस सैंक्शन करने के लिए ऑथोराइज्ड है? तो आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन करेक्ट आंसर जानने से पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग ऑफिसर, ऑप्शन सी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर यानी कि डीडीओ, एंड ऑप्शन डी हेड ऑफ ऑफिस। तो आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि हेड ऑफ ऑफिस ऑथोराइज्ड है एलटीसी एडवांस सैंक्शन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा सही है, यानी कि राइट ऑप्शन पता करना है। और राइट ऑप्शन जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट मे बी चेंज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी। सरकारी कर्मचारी जिस जगह की यात्रा एलटीसी पर करना चाहता है, यानी कि जिसके लिए परमिशन लिया है, तो यात्रा प्रारंभ करने से डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट को चेंज कर सकता है। ऑप्शन बी, द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट कैन बी चेंज ड्यूरिंग जर्नी। कर्मचारी यात्रा के दौरान भी डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट को चेंज कर सकता है। ऑप्शन सी, डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट कैन बी चेंज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी। कर्मचारी चाहे तो यात्रा समाप्त होने के बाद भी डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट को चेंज कर सकता है। ऑप्शन डी, डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट कैन बी चेंज एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एलटीसी बिल। और डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट को बिल सबमिट करते समय भी, यानी कि एलटीसी क्लेम बिल सबमिट करते समय भी चेंज किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि सरकारी कर्मचारी यात्रा एलटीसी पर यात्रा शुरू करने से पहले, कमेंसमेंट से पहले डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। इसीलिए ऑप्शन बी, सी, डी तीनों गलत है और ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following is not a 3-hour slot in the time band for booking of air tickets? एलटीसी पर हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करने के संबंध में कौन सा 3 आवर स्लॉट नहीं है? इसमें से कौन सा 3 आवर स्लॉट नहीं है? तो राइट आंसर जानने से पहले और ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3 आवर्स टू 6 आवर्स, ऑप्शन बी 00 आवर्स टू 3 आवर्स, ऑप्शन सी 18 आवर्स टू 21 आवर्स, ऑप्शन डी 16 आवर्स टू 19 आवर्स। तो सबसे पहले जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका जो 3 आवर्स स्लॉट नहीं है, जो ऑप्शंस हैं, तो इसमें से डी जो है सो 3 आवर्स स्लॉट नहीं है, कि यह 3 आवर्स का रनिंग बैंड है जो शुरू होता है 00 आवर्स से और इसके बाद 0 to 3 आवर्स, 3 to 6, तो 3 के मल्टीप्लीकेशन में ये 24 तक आता है। और उसके हिसाब से देखें तो 16 आवर्स से लेकर 19 आवर्स तक का कोई 3 आवर्स का स्लॉट नहीं बनता है। इसीलिए इसके हिसाब से ऑप्शन डी जो है सो 3 आवर्स स्लॉट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑफिसर गोइंग टू होम टाउन ऑन रेगुलर लीव proceeds therefrom on transfer to new headquarters. His LTC in combination with transfer TA will be regularized as. कोई भी अधिकारी रेगुलर लीव लेकर जाता है, यानी कि होम टाउन जाता है और वहां से ट्रांसफर पर न्यू हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो जाता है, तो उसका जो एलटीसी क्लेम है, ट्रांसफर टीए के साथ कैसे रेगुलेट होगा? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है ट्रांसफर TA plus LTC to the extent the distance from old headquarters to hometown and hometown to new headquarters exceeds the distance for which transfer TA is admissible। यानी कहता है कि जहां तक ट्रांसफर TA एडमिसेबल है वो मिलेगा। जैसा कि देख सकते हैं डिस्टेंस के लिए ओल्ड हेडक्वार्टर टू होम टाउन और होम टाउन से न्यू हेडक्वार्टर, तो कहता है कि तो जितनी दूरी के लिए टीए एडमिसिबल है वो मिलेगा और उससे अगर ज्यादा होता है तो उसे एलटीसी क्लेम के रूप में दिया जाएगा। बी, एलटीसी प्लस ट्रांसफर टीए फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर्स टू न्यू हेडक्वार्टर्स, यानी कि ओल्ड हेडक्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर तक
जो LTC है प्लस ट्रांसफर टीए मिलेगा। ऑप्शन सी है LTC फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर्स टू होम टाउन एंड ट्रांसफर टीए फ्रॉम होम टाउन टू न्यू हेडक्वार्टर, यानी कि ओल्ड हेडक्वार्टर से होम टाउन तक का LTC मिलेगा और होम टाउन से न्यू हेडक्वार्टर तक का टीए मिलेगा, यानी कि ट्रांसफर टीए दिया जाएगा। और डी है LTC प्लस ट्रांसफर टीए, यानी कि LTC या ट्रांसफर टीए दोनों मिलेगा। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि जितने भी ज्यादा दूरी होगा ट्रांसफर टीए जहां तक एंटाइटलमेंट बनता है वो मिलेगा, और उससे आगे की अगर डिस्टेंस होता है तो उसके लिए LTC क्लेम के रूप में उसे कंपेंसेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, in relation to LTC journey in respect of children between 5 years and under 12 years, actual rail fare as per tickets purchased shall be reimbursed। कहता है LTC जर्नी के लिए अगर 5 वर्ष और 12 वर्ष के बच्चे के लिए ट्रेन टिकट लिया जाता है तो एक्चुअल रेल फेयर का रिम्बर्समेंट किया जाएगा। तो ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए जानते हैं। ये बिल्कुल ही सही है, यानी कि 5 वर्ष से कम बच्चे का ट्रेन में टिकट नहीं लिया जाता, और ट्रेन में चूंकि ट्रेन टिकट नहीं लगता है, इसीलिए अगर फ्लाइट से यात्रा करता है और एयरलाइंस 5 ईयर्स से कम एज बच्चे के लिए अगर फेयर चार्ज भी करता है तो वह रिम्बर्सिबल नहीं होता है। लेकिन अगर ट्रेन से यात्रा करता है और बच्चा के एज 5 से 12 वर्ष का है तो हाफ टिकट लेता है या फिर फुल टिकट लेता है तो एक्चुअल फेयर रिम्बर्स होगा। इसीलिए ये ऑप्शन जो है यह बिल्कुल ही सही। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर ड्रॉल ऑफ एडवांस फॉर जर्नी बाय ट्रेन। कोई भी सरकारी कर्मचारी LTC पर बाय ट्रेन यात्रा करना चाहता है तो इसके लिए कितना दिन पहले एडवांस ले सकता है, इसके लिए टाइम लिमिट क्या होता है। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं फिर इसका करेक्ट ऑप्शन जानेंगे। ऑप्शन ए 30 डेज बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ आउटवार्ड जर्नी, यानी यात्रा करने से 30 दिन पहले एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता है, एडवांस ले सकता है। 45 डेज 45 दिन पहले। ऑप्शन सी 65 डेज यानी कि 65 दिन पहले। और ऑप्शन डी 125 डेज यानी कि 125 दिन पहले। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 125 दिन पहले एडवांस ले सकता है। तो दोस्तों ये रहा 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कहीं भी कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।